रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हरेंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फोकस फ्यूचर में। और मित्रों, हमारी अभी जो हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही है, आज हिस्ट्री की अगली क्लास लेके आया हूँ। अच्छा देखो, एक बात आप लोगों को और बता दूँ कि मैं जल्दी ही लाइव आने वाला हूँ बेटा क्विज राउंड के साथ, ठीक है ना। तो जल्दी ही क्विज राउंड लगेगा। शुरुआत हम हिस्ट्री से करेंगे। इसके अलावा एक क्लास में आपको लाइव आऊँगा, वो विविध की क्लास लेके लाइव आऊँगा, ठीक है दोस्तों। और उन सारी क्लासों का शेड्यूल आपको पहले से जारी कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी सपोर्ट करेंगे और ये क्लासें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है ना। तो चलिए बेटा शुरू करता हूँ। आपका जो वंश है आज मौर्य वंश, ठीक है। आप पहले स्क्रीन पर देख चुके हैं इसे। तो मौर्य वंश ये बेटा इतिहास का वो वंश है जिसने एक क्रांति ला के रखी थी इतिहास में। अगर हम बात करते हैं नंद वंश के अंतिम शासक घननंद के बाद जो वंश शुरू हुआ है, मैंने आपको बताया था कि सिकंदर जो विदेशी आक्रांता जब भारत पर आक्रमण करता है तब यहाँ का शासक घननंद था। और घननंद से मदद के लिए जाते हैं चाणक्य। चाणक्य को जब वो बेइज्जत करता है, अपमानित करता है, तो चाणक्य उससे प्रतिशोध के लिए एक शिष्य तैयार करते हैं, जिस शिष्य का नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। और उस चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे ही वो नंद वंश को उखाड़ फेंकते हैं। और जब नंद वंश को उखाड़ देते हैं, फिर मगध पर एक नया वंश जो जन्म लेता है या नया वंश जो पनपता है, वो है बेटा मौर्य वंश। और मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। अच्छा, अब देखिए इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य पे ही देखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इसके विषय में बड़ी विषमताएं हैं। कौन था ये, कहाँ था, तो कई एक जगह इसके बारे में विषमताएं मिलती हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये शूद्रा का पुत्र था। शूद्रा संभवतः घननंद की पत्नी थी, उसी का ये पुत्र था, जिसको मोर पालने वाले या मोर गांव के मुखिया ने पाला था। इसीलिए ये लोग खुद को मौर्य लिखते थे। बाद में मौर्य वंश का जो प्रतीक चिन्ह रहा है वो भी मोर रहा है। तो कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मौर्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है। आगे देखिए, बात करते हैं इस वंश के शासकों की। तो कौन कौन शासक हुए हैं इस वंश में, देखिए बेटा। सबसे पहले मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात करूं तो इतिहास का दूसरा शूद्र वंश है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नंद वंश को, कि नंद वंश भी एक शूद्र वंश था। और ये मौर्य वंश भी एक शूद्र वंश है, जो आपका 322 बीसी से 187 बीसी तक इसका टाइमिंग है। ईसा पूर्व भी आप इसको कह सकते हैं। 322 से 187 ईसा पूर्व तक ये वंश चलता है। अगला देखिए, अगर हम बात करें, अच्छा बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं 185 भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी किताबों में ये 185 भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वंश के शासकों की। तो बेटा मौर्य वंश के जो शासक थे उनको देखिएगा क्रमबद्ध तरीके से। मौर्य वंश का क्षेत्र और शासकों की अगर बात करें तो सबसे पहले इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बना वो इनका पुत्र बिंदुसार, उसके बाद ये अशोक महान, उसके बाद कुणाल, दशरथ, संप्रति। ये नाम बेटा संप्रति है, यहाँ से आप देखना संप्रति के अलावा अगर हम बात करते हैं तो सालसूकी और बृहद्रथ। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बेटे बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक है। अच्छा, मौर्यों के अगर हम क्षेत्र को देखें तो आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो आपको बैंगनी कलर में नजर आ रहा है, ये जो बैंगनी कलर में नजर आ रहा है, ये बेटा यहाँ तक फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य। तो देख के ही आप समझ सकते हैं कितना बड़ा शासन क्षेत्र रहा है इन लोगों का। एक बड़ा शासन क्षेत्र था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मौर्य वंश एक वो वंश है जिसने उस समय के सभी छोटे मोटे राजाओं को अपने में समायोजित कर लिया था, एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा था, ठीक है बेटा। अगर बात करें इस वंश के सबसे ज्यादा ताकतवर या प्रभावशाली शासक की, तो अशोक महान ये इस वंश का सबसे ज्यादा ताकतवर शासक था। अब देखिए, शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में ही देखेंगे। इनकी जीवनी क्या है, कैसे है, उस पर एक दृष्टि डालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करते हैं तो चाणक्य को ये बिहार में मिले थे। और जब ये मिलते हैं, एक बालक था ये, जो काफ़ी धूप में, काफ़ी कड़ी धूप में कठिन परिश्रम कर रहा था। और इसकी एक बात इनको बहुत पसंद आती है, वो ये थी, ये
दाब के पेड़ों को खोद रहे थे और उन्होंने कहा था कि भाई, चाणक्य ने एक बात पूछी थी इनसे कि भाई ये बताओ तुम कर क्या रहे हो इतनी धूप में। इन्होंने ये कहा था कि मैं इसका वंश खत्म कर रहा हूँ। वंश खत्म करने का अर्थ था कि उसमें आग का दूध डाल रहे थे, ठीक है ना। तो ये बात उनको बहुत पसंद आई थी, उन्हें लगा था कि ये शिष्य बन सकता है और फिर वो उसको लेके तक्षशिला चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ वो शुरुआत में छोटी मोटी चोरियां शुरू करता है और सरकारी खजानों को लूटता है। बाद में जाने के बाद बेटा वो मगध का राजा बन जाता है। तो कुछ बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप देखिए बेटा, सबसे पहले इनको पूछा जाता है कि इनका प्रधानमंत्री, क्योंकि शासक बनने के बाद ये क्या करते हैं कि अपना जो प्रधानमंत्री है वो बनाते हैं अपने गुरु चाणक्य को। ये वही चाणक्य है बेटा जिसे राजनीति का भारत में जनक माना जाता है। भारत में राजनीति का जनक चाणक्य है। इनको विष्णुगुप्त कौटिल्य के उपनाम से भी जाना जाता है, जिनका संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से है, जो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। अगला देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये तो इनके प्रधानमंत्री थे। एक और बात देखिए, इनको मैंने कहा था भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा चाणक्य को। चाणक्य को या कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अगला देखें, अगर हम बात करते हैं इनकी राजधानी की, तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। और इनका जो चिन्ह था, राजकीय प्रतीक चिन्ह, वो था आपका मयूर। मयूर होता है बेटा मोर, तो मोर इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था। इसके बाद अगर भाषा की बात करते हैं तो इनकी भाषा क्या थी? पाली। ये इनका जो संवाद था, इनका राजलेख, वो होता था पाली भाषा में। और कई एक बार आपसे पूछा गया है कि सेंड्रोकस और एंड्रोकस जो उपनाम मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, ये उपनाम कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए बेटे, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकस कहने वाले जो लेखक हैं उनका नाम स्ट्रेबो है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बेटे स्ट्रेबो, ठीक है ना। स्ट्रेबो ने इनको क्या कहा है? स्ट्रेबो ने इनको कहा है सेंड्रोकस, और एक और नाम है इसका एंड्रोकस। ये नाम दिया है इनको प्लूटार्क के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नाम इनको दिया गया है प्लूटार्क के द्वारा। प्लूटार्क है बेटा ये। प्लूटार्क ने क्या कहा है? तो प्लूटार्क ने इनको कहा है सेंड्रोकस, ठीक है नहीं। प्लूटार्क ने बेटा कहा है इनको एंड्रोकस, और स्ट्रेबो ने सेंड्रोकस। सा से सा मिला के रखना तो याद रहेगा, ये बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। एक और बात देखिए, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको मुक्तिदाता भी कहा जाता है। एक और याद रखना, भारत का मुक्तिदाता। इनको बेटा भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो पूछ लेता है कभी कभी कि किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला देखिए, इसके बाद बात करते हैं इनके समय में जो इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, इनके जीवन का एक बड़ा युद्ध 305 BC, 305 ईसा पूर्व में बेटा ये एक युद्ध लड़ते हैं। और ये जो युद्ध है वो होता है यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ। ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, बाद में उसका उत्तराधिकारी बना था। तो ये जो सिकंदर के अभियान थे उनको पूरा करने के लिए भारत में आता है। और मैंने आपको बताया था कि सिकंदर ब्यास नदी से वापस लौट जाता है और वहाँ से आगे का क्षेत्र वो नहीं जीत पाता, तो ये उसी क्षेत्र को जीतने के प्रायोजन से भारत में आता है। लेकिन इस बार इसका मुकाबला जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था, मौर्य वंश के शासक के साथ। और 305 में ये लोग बेटा लड़ते हैं और इसमें विजित हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के विजित होने के बाद यहाँ इसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं, ठीक है ना। और वो शर्तें किस तरह से थी तो आप देखिएगा बेटा, शर्तें उसमें रखी गई थी। जब चंद्रगुप्त विजय हो गया तो उसकी शर्तें देखिए, शर्तें इस तरह से थी। सबसे पहले सेल्यूकस की जो पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, और कई एक जगह आपको इसका नाम मिलेगा कार्नेलिया। इसके दो नाम थे, कहीं बहुत सी किताबों में इसका नाम लिखा हुआ कार्नेलिया। तो हेलेना या कार्नेलिया, इससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। और इसके बाद अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दहेज स्वरूप प्राप्त होते हैं। वे प्रांत थे आपके काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये चार प्रांत प्राप्त होते हैं बेटा, याद रखना, ये 4 प्रांत थे। इसके अलावा तीसरा जो था इस शर्त में वो ये था कि एक यूनान का राजदूत
भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तैनात किया गया और वो राजदूत था मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज नाम का राजदूत भारत में तैनात कर दिया जाता है, जो एक पुस्तक लिखता है बेटा, और बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, वो पुस्तक है इंडिका। जो इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस इंडिका पुस्तक में इसका जो सहयोग देने वाला व्यक्ति है उसका नाम है एरियन। एरियन बेटा इसमें इसका सहयोग करता है। तो याद रखना, कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि मेगस्थनीज और किसने मिलकर इंडिका को लिखा है, या इंडिका लिखते समय मेगस्थनीज का सहायक कौन था। तो एरियन नाम का व्यक्ति था जो इसका सहायक था। अच्छा, एक और देखिए, इन सब के बदले, ये जो 3 चीजें थी, इन सब के बदले चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या करते हैं कि 500 हाथी भेंट कर देते हैं यूनानियों को या सेल्यूकस को। उसका कारण था कि सेल्यूकस की सेना में घोड़े थे या यूनानियों की सेना में घोड़े थे, तो हाथी यहाँ से भेजे गए थे। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात थी इनके लिए। ठीक है ना, ये संधि की तहत कहेंगे, रिश्तों के तहत चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से बड़ी बात थी बेटा। ठीक है, अगला देखिए, बात करते हैं धर्म की कि ये किस धर्म को मानते थे। तो इनका जो धर्म है ये जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे किस धर्म को मानते थे, तो बेटा ये जैन धर्म को मानते थे। और जैन धर्म को मानने का कारण था भद्रबाहु। बिल्कुल बेटे, मैंने आपको जब जैन धर्म पढ़ाया था क्लास में तो बताया था कि भद्रबाहु और एक इनके शिष्य थे जिनका नाम था स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये दोनों ही श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं के जनक हैं। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है तो मुझे कमेंट करके बताइए बेटा कि भद्रबाहु किस शाखा के जनक हैं, जैन धर्म की किस शाखा के जनक भद्रबाहु हैं। ठीक है ना, तो देखिए जो भद्रबाहु थे उनसे बेटा इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मरे हैं, या हम ये कहें इन्होंने जो अपने प्राणों को त्यागा है, वो बेटा सल्लेखना विधि से त्यागा है। सल्लेखना विधि जिसको आप लोग संथारा या गृह काया कलेश भी कहते हैं। तो गृह काया कलेश, संथारा या सल्लेखना एक ही बात है। ठीक है ना, लेकिन बोलने के प्रयोजन से हम देखें तो जो दिगंबर वाले लोग होते हैं वो इसको संथारा कहते हैं और श्वेतांबर वाले इसको सल्लेखना या गृह काया कलेश कहते हैं। अच्छा, इस विधि में होता क्या है बेटा, जैन धर्म वाले निर्वाण का साधन मानते हैं इसको। जैन धर्म वालों का मानना है कि जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जो निर्वाण होता है, वो इसी विधि से होता है। इसमें वो लोग केवल एक सूखी अंजीर खाते हैं, एक सूखी अंजीर खा के पूरा दिन काटना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वे सूखी अंजीर भी छोड़ देते हैं। एक सूखी अंजीर और पानी पीते हैं, धीरे धीरे अंजीर छोड़ दिया, फिर पानी भी छोड़ दिया। ठीक है नहीं, और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति या मोक्ष कहा जाता है। अगला देखिए, तो इन्होंने बेटा अपने जो प्राण त्यागे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो इसी विधि से त्यागे हैं। कहाँ पर त्यागे हैं, तो वो जगह है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला इंपोर्टेंट स्थान है बेटा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ये जगह पड़ती है, यहाँ पर किस शासक ने अपने प्राणों को त्यागा है। तो आप लोग देख रहे हैं वो शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अगर अभिलेख की बात करें तो एक अभिलेख इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बना हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के शासन का जो उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो इनके शासन के उल्लेख प्राप्ति रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। एक और बात मैं बताऊं आपको कि इनकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है बेटा, वो इनका पुत्र बनता है और इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार या बिंदुपाल। तो बिंदुसार अगला शासक बनता है और उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है नहीं, तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, अगला वीडियो जल्दी ही आने वाला है और ज़रूर बोलना नहीं, मैं लाइव आने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोग लगातार इन चीज़ों को देखेंगे, मैंने कहा है नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।